ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, है ना। सिंप्लीफिकेशन, पता है जो ये टॉपिक बताता है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को सिंपल बनाना, सिंपल बनाना। तो हमें हमें इसमें सिंपल किसको बनाना है? हमें इसमें सिंपल बनाना है इस क्वेश्चन को। तुमने बचपन से बहुत सारे मतलब एलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 12, x माइनस वाई इक्वल टू 13, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस टाइप के क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए होंगे बचपन से, है ना। सिंप्लीफिकेशन इज जस्ट अबाउट दैट, बट दोज क्वेश्चंस हैज बीन पुट इनटू वर्ड्स। ठीक है, उनको शब्दों में लिखा हुआ है, तुम्हें इन शब्दों को डिकोड करना है और मैथमेटिक फॉर्म में लिखना है और फिर उसे सॉल्व करना है। यानी कि दिस टॉपिक इज वेरी वेरी सिंपल, बट द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इज अगेन मोर। अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आसान है, इसको हमें कभी भी मिस नहीं करना है। ये टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आए तो हमें इसे करना ही करना है, 100% करेक्ट करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ो, वर्ड को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसको सॉल्व करो, खत्म बात। दैट इज व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन। हाँ, हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते ही है इस टॉपिक से। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, विद क्वेश्चन नंबर 1। यू कैन स्टार्ट ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 1, एंड टेल मी योर आंसर्स। यश का आंसर सी आया है। ओके, बाकी लोग सॉल्व करो। फैजान आंसर। रक्षका का आंसर भी सी आया है। ऑप्शन बी, ठीक है।
देखते हैं। फैजान का आंसर बी आया है। ठीक है, सॉल्व करेगा। चलो फिर देखो, ये क्वेश्चन क्या बोलता है। ओके, और किसी का आंसर नहीं आया। ठीक है, कोई नहीं। चलो, ये क्वेश्चन क्या बोलता है। राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट 10 बॉल्स एंड 10 रैकेट। दो दोस्त है, राजेश और राकेश, ठीक है। ये दोनों गए हैं दुकान में और इन्होंने खरीदा है क्या, 10 बॉल और 10 रैकेट। राकेश spent 1300 and Rajesh spent 1500. If each racket cost 3 times a ball does, then what is the price of racket? अच्छा, देखो इस क्वेश्चन में इन लोगों ने क्या किया है ना, कि इस क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए पहले तो दो आदमी का नाम दे दिया। इन्होंने बोला कि राकेश और राजेश ये दोनों मार्केट जा रहे हैं और दोनों ने मिल के, जब दोनों ने मिल के खरीदा है, ठीक है, और सब कुछ मिलके ही है यहाँ पे, तो वो एक ही आदमी है वैसे भी, मतलब एक आदमी भी जाता तो भी यही काम करता, बट ठीक है। दोनों ने मिल करके कितना 10 बॉल्स खरीदे और कितने रैकेट्स खरीदे, 10 रैकेट्स खरीदे। राकेश ने 1300 स्पेंड किया और राजेश ने कितना किया है, 1500। ठीक है। इफ ईच रैकेट कॉस्ट 3 टाइम्स अ बॉल, अब यहाँ पे मेन चीज है कि एक वन रैकेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बॉल। ठीक है, उसका प्राइस जो है वन रैकेट का वो 3 बॉल के बराबर है। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ रैकेट। तो भाई रैकेट का प्राइस बताओ कि रैकेट का प्राइस कितना है। ओके, तो लेट अस अज्यूम कि जो रैकेट का प्राइस है वो एक्स था। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि प्राइस ऑफ रैकेट इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज द प्राइस ऑफ द रैकेट, ठीक है। अब अगर रैकेट का प्राइस एक्स है, देन देयरफॉर बॉल का कितना होगा, 3 टाइम्स एक्स, क्योंकि वही लिखा है ना। बॉल का होगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स। If each racket costs 3 times a ball does, sorry. ये क्या बोलते हैं, if each racket costs 3 times a ball does, मतलब किसका प्राइस ज्यादा है, each racket cost 3 times a ball does। एक रैकेट जो है वो 3 बॉल्स के बराबर है, यानी रैकेट का प्राइस ज्यादा है ना। तो हम इसको बॉल का एक्स ले लेते हैं और इसका 3x ले लेते हैं। ठीक है, अब ये कितने बॉल्स ले रहे हैं, ये ले रहे हैं 10 बॉल्स, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस कितने रैकेट्स हैं, 10 रैकेट्स हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3x। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल पैसा कितना स्पेंड किया, राजेश प्लस राकेश ने 1300 प्लस 1500 स्पेंड किया, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस 30x इज इक्वल टू 2800। This means 50x is equal to 2800, which means x is equal to 56। x इक्वल टू 56। अभी ये प्राइस ऑफ क्या बोल रहे हैं, रैकेट कितना है, तो रैकेट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 56 विच इज इक्वल टू
हाँ बट यार आंसर तो नहीं आ रहा है अपना। रा हाँ हाँ, Rajesh and Rakesh together bought 10 balls, 10 rackets. Rakesh spent 1300, Rajesh spent 1500. If each racket cost three times a ball does, then what is the price of racket? कहाँ पे? अरे यार, हाँ यहाँ पे गलती हो गई है ना। चलो, या थैंक्स राधिका ने भी यही बताया है ना, यहाँ पे गलती हो गई है। चलो ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 40x इजिकल टू 280। अब तो ये इजी हो गया है ना। x इक्वल टू कितना आएगा? x इजिकल टू हमारा आ जाएगा 70, है ना। 70 और 3 टाइम्स 70 इज 210, करेक्ट। 3 टाइम्स ऑफ 70 इजिकल टू 210, ये हमारा आंसर है। सही आंसर है ना। ठीक है, तो इस तरीके से तो तुमने, अगर तुम इस वाले क्वेश्चन को देखते हो तो इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसको हमें नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना था और फिर हमें इसे सॉल्व करना था। कुछ भी नहीं था, बस ऐसे दिखता है कि इतना बड़ा बड़ा है बट कुछ नहीं है। इसको सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है कि बस जो वर्ड्स में लिखा हुआ है उसको नंबर में कन्वर्ट करो और फिर उसको सॉल्व करो इस तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको नोट करना है कर लो। बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सी आएगा। अच्छा, फैजान का आंसर सी आया है। ए और सी में कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा,
यश का आंसर बी है, रक्षका का आंसर बी है, प्रथमेश का आंसर बी है। अच्छा, तुम्हारा तुम्हारा बी है, शिफ्ट हो गया। मतलब शिफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर दैट एवरीवन हैज गिवन, या फिर अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ योर सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, गुड गुड, ठीक है। चलो, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं ना। ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि अगेन जो मैंने बोला है, सिंप्लीफिकेशन इज नथिंग बट पुटिंग द वर्ड्स ऑन पेपर। तो सबसे पहला बोलते हैं कि द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन सी प्लस डी। अच्छा, पहला बोल रहा है ए प्लस बी जो है ये ग्रेटर देन है सी प्लस डी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन वन। दूसरा क्या बोलता है कि द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी इज सेम एज दैट ऑफ बी एंड डी। इसका अगला कहना है कि भैया ए प्लस सी जो है दैट इज इक्वल टू बी प्लस डी। ये सेकेंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन क्या बोल रहा है, मोर ओवर ए अर्न्स हाफ एज मच एज द सम ऑफ इनकम ऑफ बी एंड डी। यानी कि ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी प्लस डी, बी प्लस डी। ये थर्ड इक्वेशन है। अच्छा, अगर मैं थर्ड इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो क्या मैं ऐसे ऐसे बोल सकता हूँ कि बी प्लस डी इज इक्वल टू 2a, हो सकता हूँ मैं इस इक्वेशन 4 को। ठीक है, पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या आता है हमारा, ए प्लस सी इज इक्वल टू 2a। सही है, दिस इंप्लाइज टू सी इज इक्वल टू ए। ठीक है, सी इज इक्वल टू ए। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 आ गया। ठीक है, नाउ पुटिंग इक्वेशन 5 इन वन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ए प्लस डी, क्योंकि सी इक्वल टू ए है। ठीक है, इसमें ए और ए तो कैंसिल आउट ही हो गया देखा जाए तो। दिस इंप्लाइज टू बी इज ग्रेटर देन डी। ठीक है, तो आंसर इज बी। हाँ, हाँ, हम्म, हम्म। तुम कैसे भी सोच सकते हो, ये मेरा एक तरीका है जैसे मैंने तुम्हें बताया। कैसे भी सोच करके तुम्हारा बी आंसर अगर आ रहा है तो दैट्स ओके।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करो। यश का आंसर 48 मिनट्स आया है। तुम्हारे भी? फैजान का भी आंसर 48 मिनट आया है। ओके। करेक्ट। सही है। रक्षका का भी 48 आंसर आया है, ए। ओके। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड्स बाकी लोगों को करने के लिए। राधिका आंसर बताओ। ओके। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है रितेश? ठीक है। आंसर आया था क्या तुम्हारा? नहीं आया? ठीक है, चलो। कहाँ जहाँ पे भी डाउट होगा मुझे बताना, ठीक है? अ क्लास स्टार्ट्स एट 11 AM। मतलब एक क्लास है जो कि 11 बजे शुरू होती है, 11 AM में स्टार्ट हो रही है, एंड इट लास्ट टिल 2:27 PM। यानी 2:27 PM तक चल रही है। ठीक है, यानी कितने घंटे तक क्लास चल रही है ये? टोटल टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है? 11 बजे, यानी कि 11, 12, 1, 2, 3 घंटे हो गए, और 27 मिनट, 3 घंटे 27 मिनट, है ना?
टोटल इज 3 hours 27 minutes। 3 hours 27 minutes को अगर मुझे मिनट्स में कन्वर्ट करना हुआ तो मैं कैसे करूंगा? पहले मैं 3 hours को मिनट्स में कन्वर्ट कर लूंगा, कितना हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है, प्लस 27 उसमें ऐड कर देंगे, है कि नहीं? 27 मिनट्स जो बचे वो मिनट्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 6 18, यानी 180 मिनट्स प्लस 27 मिनट्स विच इज इक्वल टू 207 मिनट्स। यानी कि ये जो टोटल क्लास चली है ये 207 मिनट तक चली है। टोटल क्लास जो है वो 207 मिनट्स तक चली है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, 4 periods ऑफ इक्वल ड्यूरेशन वेर हेल्ड ड्यूरिंग द इंटरवल। वो बोलते हैं कि ये जो सर 207 मिनट है ना, इस 207 मिनट में 4 पीरियड हुए हैं, 4, समझ रहे हो, 4 पीरियड हुए 207 मिनट में। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन दे के रखी है, क्या दी है? आफ्टर एवरी पीरियड अ रेस्ट ऑफ 5 मिनट वॉज गिवन। हर पीरियड के बाद 5 मिनट का रेस्ट था। यानी कि, हाँ, यानी कि मान लो कि पहला पीरियड चला यहाँ से यहाँ तक समथिंग, उसके बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक हुआ, फिर दूसरा पीरियड चला, फिर 5 मिनट का ब्रेक हुआ, फिर तीसरा पीरियड चला, 5 मिनट का ब्रेक हुआ, और चौथा पीरियड चला और 5 मिनट का ब्रेक हुआ, ठीक है। यहाँ बज रहे थे 11 और यहाँ बज रहे थे कितने, 2:27, ठीक है, इस तरीके से हुआ। अब मुझे बताओ कि ब्रेक कितने बार हुए, 5 मिनट्स का रेस्ट टाइम था, कैसे हुए 4 बार? एक पहला लेक्चर स्टार्ट हुआ, एक ब्रेक हुआ, दूसरा लेक्चर स्टार्ट हुआ, दूसरा ब्रेक हुआ, तीसरा लेक्चर स्टार्ट हुआ, तो 3 ब्रेक इस तरीके से हुए। उसके लास्ट लेक्चर तो फिर खत्म हो गया, छुट्टी हो गई, ठीक है। तो 3 ब्रेक हुए, 3, और कितने कितने देर का ब्रेक है, 5 5 मिनट के, यानी 5 मिनट का यहाँ पे, यानी 5 मिनट का यहाँ पे ब्रेक है, 5 मिनट का यहाँ पे, 5 मिनट का यहाँ पे, मतलब कितने मिनट का टोटल, 15 मिनट्स ब्रेक, टोटल 15 मिनट्स ब्रेक। अगर टोटल 15 मिनट ब्रेक है तो क्लास का टोटल टाइम कितना था? टोटल क्लास टाइम इज इक्वल टू 207 मिनट, तो टोटल टाइम था, उसमें से तुम 15 मिनट कम कर लो ना जो ब्रेक टाइम थे, जब इसको करते हो तो कितना आता है तुम्हारा, 192, ठीक है, 192 मिनट्स। सही है ना, कैलकुलेशन देख लो यार, फिर से मिस्टेक हो जाएगी नहीं तो। करेक्ट है, 7 - 5 = 2, 10 - 1 = 9 एंड 1, ठीक है, 192 मिनट्स। ओके, तो अब हमारे पास आ गया कि 192 मिनट्स का टोटल क्लास है, और कितने क्लासेस हैं, 4 क्लास हैं, तो 192 डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं, है ना। तो 4 4 जा 16, 32, 4 8 जा 32, 48 मिनट्स। यानी कि हर एक क्लास कितने मिनट का होता है, 48 मिनट का होता है। क्लियर है हितेश? चलो, बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे, जिनको नोट करना है वो नोट कर लो। राधिका, समझ में आया तुम्हें? गुड। हाँ, सिंपल क्वेश्चन ही था, बस इसको, बस इसको पेपर में पुट करने होते हैं, सिंप्लीफिकेशन वही है। लिख लोगे तो बताना, फिर मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन चेंज कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो, फिर सॉल्व करो।
ये रे फैजान, इसको यूज कर लो। नहीं कोई नहीं, मेरे पास तो स्क्रीन पे रहता ही है ना। तो स्वस्तिक आ गए, बड़ा लेट हो गए यार तुम। हाँ नंबर नहीं दिए, वही तो ट्रिक है इसमें। चलो स्वस्तिक का आंसर आया, यश का आंसर आ गया है। ठीक है। आज लेट क्यों हो गए थे स्वस्तिक? नहीं हो पा रहा है, कोई नहीं। ठीक है, 1 more minute, देन वी विल स्टार्ट विद सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है, तो यू कैन टेक रेस्ट। वैसे भी आज कोई बहुत ज्यादा वैसा टफ टॉपिक नहीं है। देखना अगर कुछ क्वेश्चंस हो पा रहे हैं तो फिर देख लो एक आध क्वेश्चन, उसके बाद से तुम ब्रेक ले लेना। अंकिता 21 एंड रक्षका भी बी आंसर बोल रही है। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ठीक है रितेश? ठीक है, चलो देखते हैं ये क्या बोलता है। इन एड ऑफ चैरिटी एवरी स्टूडेंट इन अ क्लास, एड ऑफ चैरिटी का मतलब कुछ नहीं, ऐसे दान वान जो देते हो। तो एवरी स्टूडेंट इन अ क्लास contributes as many rupees as number of students। मतलब सिंपल सा चीज है कि भाई अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे 10 रुपए दे रहे हैं। मान लो कि क्लास में 10 बच्चे हैं और सब लोग 10 रुपए दे रहे होंगे, तो टोटल कितना होगा? 100 होगा। कैसे? 10 × 10। अगर क्लास में 9 बच्चे होते और सब लोग 9 रुपए दे रहे होते, तो टोटल पैसे कितने कलेक्ट होते हैं? 9 × 9। 7 बच्चे होते 7 × 7। 20 बच्चे होते 20 × 20। 400 रुपीज होता टोटल। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जित हर एक बच्चे ने उतना ही कंट्रीब्यूट किया जितने क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, बट एक बच्चे ने 2 रुपए ज्यादा किए हैं। तो टोटल कितना है? टोटल है 443। टोटल कितना है? 443। एक बच्चे ने क्या किया है? 2 रुपए एक्स्ट्रा किए हैं, तो वो 2 रुपए को हम माइनस कर लेते हैं, है ना। एक्स्ट्रा बाय, अरे भाई भाई, एक्स्ट्रा बाय अ स्टूडेंट, यानी कितना हो जाएगा? 441। अब बताओ सिंपल सा चीज, मैंने जो बोला कि अगर 10 बच्चे होते तो 10 × 10 करते, यानी कि यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 रुपए टोटल कलेक्ट हुए, बताओ कितने बच्चे थे। ऐसा होता तो तुम आंसर क्या करते? स्क्वायर रूट ऑफ 100, उससे से निकल जाता। वैसे स्क्वायर रूट ऑफ 441 कर लो यहाँ पे। ठीक है, यानी कि सपोज x बच्चे हैं और x बच्चों ने x कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं, दैट इज इक्वल टू 441। तो x की वैल्यू इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 441, दिस इक्वल टू x इक्वल टू अंडर रूट 441। दिस इंप्लाइज टू x इज इक्वल टू 21, है ना। 21 बच्चे। हाँ, x इंटू एक्स ऐसे लिया कि मान लिया कि क्लास में x बच्चे हैं और जितने बच्चे हैं एवरी स्टूडेंट इन अ क्लास कंट्रीब्यूट एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट बोल रहा है ना। तो अगर x बच्चे हैं तो हर बच्चा x रुपीज कंट्रीब्यूट करेगा, हर बच्चा x रुपीज कंट्रीब्यूट करेगा। तो और क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? x, इसलिए x मल्टीप्लाइड बाय x। अब समझ में आया? फैजान क्लियर हुआ कि दोबारा बताऊं? ठीक है चलो। और इसी टाइप के ना क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि जैसे कि एक क्लास है, एक क्लास के एक रो में उतने बच्चे बैठे हुए हैं जितने की टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं, कुछ इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मतलब कई बार मेनली तो ट्रीज के फॉर्मेट में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि सपोज कर लो कि
एक रो में उतने ही ट्री लगे हुए हैं जितने की ये हैं, मतलब एज मेनी एज दी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व होंगे, मतलब स्क्वायर रूट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। स्वस्तिक बोलता है कि ये सबसे मीठा है सर। यश का आंसर डी है, एंड अंकिता का आंसर डी है, लोकेश का आंसर ए है। नोट्स डी, अच्छा स्वास्तिक बोल रहे कि लेस स्वीट देन दैट एन सी, अच्छा ठीक है। स्वास्तिक ने आंसर चेंज करके डी किया अभी। आकांक्षा का भी डी है, और रक्षक का भी डी आ रहा है। अच्छा ठीक है। 30 seconds more, then we will go to the solution. फैजान सॉल्व करो। आदेश। ऑप्शन ऑप्शन डी आ रहा है, अच्छा चलो ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। हाँ ठीक है स्वस्तिक, एंड लोकेश ने भी ये बोला है।
लोकेश ने स्वास्तिक का पहले वाला एकदम एग्जैक्ट सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। नहीं, ए से स्वीट लिखा है इसने, ए से मीठा। चलो ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन बोलता है कि 30 ग्राम ऑफ शुगर वॉज मिक्सड इन 180। ओके राधिका, डी। ठीक है, चलो देखते हैं अब। 30 ग्राम ऑफ शुगर वॉज मिक्सड इन 180 ml ऑफ वाटर इन अ वेसल ए। 40 gram of sugar was mixed in 280 ml of water in vessel B. 20 gram of sugar was mixed in 100 ml of water in vessel C. The solution in vessel B is, B से related statements दिए हैं, उसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, इसे लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे देखते हैं वेसल। ठीक है, वेसल्स हो गए यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे ले लो तुम अपना शुगर कितना है, और यहाँ पे ले लो कि टोटल वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है। ठीक है, वेसल की बात करें तो वेसल ए है। ए में शुगर कितना है, 40 ग्राम, सॉरी 30 ग्राम। इसमें है 30 ग्राम और 180 ml। इसके बाद अगर हम वेसल बी की बात करें तो 40 ग्राम और 280 ml। इसके बाद सी की बात करें तो 20 ग्राम और 100 ml। ठीक है, तो अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर निकालना हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर ही पता चलता है ना कि कितनी ज्यादा मिठास है, यानी कि कितने पार्ट ऑफ शुगर है पर यूनिट ऑफ वाटर, है ना, इस टाइप से। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शुगर को डिवाइड करेंगे पानी से, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/180 विच इज इक्वल टू 1/6। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 1/6। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 40/280 विच इज इक्वल टू 1/7। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी कितना हो जाएगा, 20/100 विच इज इक्वल टू 1/5। अब क्या होता है बच्चों कि जब कभी भी तुम्हारा न्यूमरेटर सेम हो, यहाँ पे देख रहे हो न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, whenever the numerator is same then in that case जिसका भी डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो नंबर सबसे बड़ा रहता है। एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट इज द केस विथ न्यूमरेटर। अगर सपोज कर लो कि इन इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम होता, सपोज इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम होता, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो बड़ा होता, लेकिन जब न्यूमरेटर सबका बराबर है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है। समझ में आया बात? यानी कि मैं फिर से एक बार लिख के ये चीज बताता हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सर अगर सपोज कर लो क्वेश्चन ऐसा दिया रहता 1/2, 3/2, 5/2, इन दोनों इक्वेशन में से, ठीक है, कौन सा सबसे बड़ा है, तो उसमें सबसे बड़ा 5/2 है। क्यों? क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है। ठीक है, और वही मैं इस नंबर को उल्टा कर लेता हूँ, 2/1, 2/3 एंड 2/5। अगर न्यूमरेटर कॉमन हो, अगर न्यूमरेटर कॉमन हो, ठीक है, जैसे कि तीनों में न्यूमरेटर कॉमन है ना, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो नंबर सबसे बड़ा होता है। तो इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है इसलिए ये नंबर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इन सब में से सबसे बड़ा ये होगा। तुम इसको अगर ये एक जनरल स्टेटमेंट है, तुम अगर डिवाइड करके देखोगे तो तुम्हें पता ही चल जाएगा, पॉइंट्स पॉइंट्स में आंसर आएंगे और इसका आंसर 2 आएगा। 2/1 इज 2, बट इसको डिवाइड करके देखो, इसका आंसर 0.66 आएगा, इसका आंसर तुम्हें 0.4 आएगा। ठीक है, तो जिसका भी डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो विद दिस लॉजिक, अगर हमें ये लॉजिक क्लियर है तो उस लॉजिक से हमारा इसमें कौन सा बड़ा है, सी बड़ा है। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सी सबसे बड़ा है, उससे छोटा है कौन सा, ए और उससे छोटा है बी, यानी कि बी का कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है। सबसे पहला बोलते हैं बी इज स्वीटर देन सी, बी इज स्वीटर देन सी, नॉट पॉसिबल, सी इज स्वीटर देन बी, है ना, बिकॉज सी इज द स्वीटेस्ट। तो 1 तो वैसे ही गलत हो गया।
बी इज स्वीटर देन ए, बी इज स्वीटर देन ए, अगेन गलत है क्योंकि बी सबसे कम स्वीट है। बी इज एज स्वीट एज सी, नहीं इक्वल तो है ही नहीं, सी भी गलत है, बचा डी, आंसर यही रहेगा लेकिन हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। बी इज लेस स्वीट देन सी, ये बिल्कुल परफेक्ट है बिकॉज सी इज स्वीटेस्ट और बी उससे कम स्वीट है, बिल्कुल सही, सो आंसर इज डी हियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वाज बोथ ऑफ सिंप्लीफिकेशन, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया यार, हमने बस इन इन वर्ड्स को हमने न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा और लिख करके फिर हमने क्वेश्चन को देखा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, वो शुगर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात कर रहा है कि कौन ज्यादा स्वीट है, तो हमने फिर वो प्रोपोर्शन निकाली कि शुगर कितना किसमें कितना है, और फिर हमने उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया और हमने स्टेटमेंट को चेक किया कि हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ठीक है, उससे हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज ऑन योर स्क्रीन, इसको सॉल्व करो। शास्त्रिक ने फट से आंसर 28 डाल दिया, ठीक है, बाकी लोग सॉल्व करो। ठीक है, रक्षका का भी आंसर 28 आया, यश का भी 28 आया। वन मोर मिनट लेडीज एंड जेंटलमैन। ट्वेंटी एट बहुत आसान है, ठीक है, चलो फिर रितेश आ रहा है, चलो ठीक है, कोई नहीं, इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन को समझ के एकदम हताश मत होना है रितेश, ठीक है, डाउट हो कहीं पे पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोगों का आंसर आ रहा है मेरा नहीं आ रहा है उसका कोई टेंशन ही मत लेना, प्रथमेश ने आंसर ए दिया है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे और रितेश तुम मुझे आंसर करोगे। इन बॉक्स ऑफ मार्बल्स देर आर 3 लेस व्हाइट मार्बल्स देन रेड वंस एंड 5 मोर व्हाइट मार्बल्स देन ग्रीन वंस, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें कि बहुत सारे मार्बल्स रखे हुए हैं। मार्बल्स का क्या मतलब होता है पता है? मार्बल्स का, हाँ, कंचे होते हैं, जो बचपन में कंचे खेलते थे ना, वो कंचे। तो ये जो ये बोल रहा है कि एक बॉक्स में 3 तरह के कलर के मार्बल रखे हैं, रेड रखा है, व्हाइट रखा है और ग्रीन रखा है। अब ये बोल रहा है कि देर आर 3 लेस व्हाइट मार्बल देन रेड वन, मतलब लाल वाले मार्बल जितने हैं ना उससे 3 कम है व्हाइट, एंड 5 मोर व्हाइट मार्बल देन ग्रीन वन,
और ग्रीन 1 से 5 ज्यादा है व्हाइट मार्बल्स, ठीक है। इफ देर आर टोटल ऑफ 10 व्हाइट मार्बल्स, उसने व्हाइट मार्बल का टोटल दे दिया है 10, यानी कि हम स्टार्ट करते हैं विद दिस कि भाई व्हाइट मार्बल्स कितने दिए हैं, यहाँ पे 10 दिया हुआ है व्हाइट मार्बल, ठीक है। तो हम पहले स्टेटमेंट पे जाते हैं, इन अ बॉक्स ऑफ मार्बल देयर आर 3 लेस व्हाइट मार्बल देन रेड 1, ठीक है, यानी कि रेड में जितना भी मार्बल है उससे 3 कम व्हाइट है। तो अगर व्हाइट 10 है तो रेड कितना होगा, 13 होगा, तभी तो उससे 3 कम व्हाइट है ना। तो फिर हम रेड को 13 लिख सकते हैं, रेड इज इक्वल टू 13। उसके बाद ग्रीन, ग्रीन के बारे में क्या बोल रहे हैं, एंड 5 मोर व्हाइट मार्बल्स देन ग्रीन वंस, मतलब हरे वाले से कितने ज्यादा है, 5 ज्यादा है व्हाइट, यानी ग्रीन कितने होंगे, कैसे 5, 5 ज्यादा है ना, 5 ज्यादा है इसलिए 5, क्योंकि 10 व्हाइट मार्बल है, इसमें 5 में 5 ऐड करोगे तो 10 आएगा, है ना, इसलिए। तो ये क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन द बॉक्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स निकालने। टोटल कैसे निकला, 10 + 13 23 + 5 28। आंसर तुम्हारा आ गया बी। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है राधिका, प्रथमेश, तुमने पक्का कुछ सिली मिस्टेक किया है यहाँ पे, समझ में आया, आया कुछ छोटी मोटी गलती कर दी है तुमने कैलकुलेशंस में। इस टाइप की मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस टाइप की मिस्टेक मुझसे नहीं होते, किसी से भी होते हैं इस टाइप के मिस्टेक्स, लेकिन हमें इन्हें अवॉइड करना है, इसे ही हम कहते हैं सिली मिस्टेक्स, कि भाई आते हुए भी हम गलती से गलत कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक प्रथमेश का वैसे ही कुछ गलत हो गया, हाँ ठीक है। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको सॉल्व करो। कौन सा, ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये बोल रहे कि ये वाला क्वेश्चन सर थोड़ा समझा दीजिए एक बार। तो हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन ऑर्डर्ड 5 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स, एक आदमी ने 5 पेयर ब्लैक सॉक्स का खरीदा है, ठीक है, एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स, और उसने कुछ ब्राउन सॉक्स के भी पेयर खरीदे हैं, ठीक है। द प्राइस ऑफ ब्लैक पेयर वॉज थ्राइस दैट ऑफ ब्राउन पेयर, यानी कि उसका कहना है कि जो ब्लैक वाले जो सॉक्स है ना, उसका जो प्राइस है वो 3 गुना ज्यादा है ब्राउन वाले सॉक्स के प्राइस से। यानी कि अगर ब्राउन वाला सॉक्स 10 रुपए जोड़ा मिल रहा है बर्डी में, तो 30 रुपए का तुम्हें मिलेगा ब्लैक, ठीक है। वाइल वाइल प्रिपेयरिंग द बिल, जो बिल क्लर्क है ना, जो कि मतलब बिल प्रिपेयर कर रहा था, उसने क्या कर दिया कि उसने इंटरचेंज कर दिया नंबर ऑफ ब्लैक विद ब्राउन पेयर। यानी कि मान लो कि तुम दुकान में जा रहे हो, तुम्हें पता है कि ब्राउन वाला 3 गुना ज्यादा रेट है, ब्लैक वाले का 3 गुना ज्यादा रेट है ब्राउन वाले के कंपैरिजन में। तो तुमने सोचा कि भाई मैं 3 ब्राउन वाले ले लेता हूँ और एक ब्लैक ले लेता हूँ। तो तुमने और जब तुम क्लर्क के पास बिलिंग करने के लिए गए, तो उसने बाय मिस्टेक 3 ब्लैक एक ब्राउन लिख दिया, तो मतलब 3 गुना रेट ज्यादा है, उसने उस पूरा चेंज कर दिया। तो ये इस टाइप का कैलकुलेशन करने के बाद ये देखा गया कि जो बिल है ना वो 100% इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, तुमने 10 रुपए का पेयर था, सपोज कर लो व्हाइट ब्राउन वाला सॉक्स है वो 10 रुपए का पेयर था, तुमने 3 पेयर ब्राउन खरीदा, और कितने रुपीज का होगा ब्लैक वाला, 30, 3 गुना ज्यादा है 30। तुमने 3 पेयर ब्लैक ब्राउन का खरीदा और एक पेयर ब्लैक का खरीदा, टोटल कितने का खरीदोगे तुम, 40 रुपीज नहीं, 30 + 30, 30 ब्राउन, 3 ब्राउन थे ना, तो 30 हो गए ब्राउन के, एक हो गया ब्लैक, यानी 60 रुपीज का तुमने खरीदा। लेकिन जब तुम बिलिंग क्लर्क के पास गए, तो बिलिंग क्लर्क ने कितने का बना दिया पता है, उसने 3 ब्लैक का सोचा, तो 3 ब्लैक मल्टीप्लाइड बाय 30, मतलब 90 रुपए हो गए ब्लैक का ही, क्योंकि 30 रुपए एक ब्लैक का और 3 दे दिया उसने, 90 रुपए हो गए। और एक ब्राउन का कितना है, 10 रुपए, यानी 100 रुपए, 100 रुपए हो गए टोटल। समझ रहे हो मैंने क्या बोला,
यानी कि बिलिंग क्लर्क ने 100 रुपए का बिल तुम्हें पकड़ा दिया, तुमने तो अपने दिमाग में कैलकुलेट किया था 60 रुपए, ठीक है। वैसे ही इस बंदे ने अपने दिमाग में जितना भी कैलकुलेट किया था, तो उसने देखा कि भाई इट हैज बीन इंक्रीज बाय 100%। 100% का मतलब डबल हो गया, यहाँ 60 रुपए का 100 रुपए हुआ, और इस बंदे के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा कि 50 रुपए इसने दिमाग में सोचा था और 100 रुपए हो गया, इसलिए ये 100% इंक्रीज बोल रहे हैं। 100% ऑफ 50 कितना होता है? 50 का 100% 50 होता है, जितना भी नंबर उसका 100% उतना ही होता है, आउट ऑफ उतना, ठीक है। तो इसका मतलब प्राइस क्या हो गया? डबल हो गया जाने के बाद, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स इन ओरिजिनल ऑर्डर, तो ये बोल रहे हैं कि बताओ ब्राउन सॉक्स कितने होंगे। अब करो सॉल्व, समझ में आ गया क्वेश्चन, तो अब सॉल्व करो। हाँ, अभी थोड़े, अभी तो सॉल्व करने बोला मैंने। हो गया, क्या आंसर है तुम्हारा? ए आए हैं 15? अच्छा ठीक, कोई नहीं, हम देखेंगे बाद में। अभी देखता हूँ ऑनलाइन और किसी किसी का आंसर आया क्या। ओके, तो हमारे पास स्वास्तिक का आंसर आया है 20 पेयर्स, एक 20 आया है, यश का आया है 25 पेयर्स, बी आया है, फैजान का ए आया है, ठीक है। किसी का 10 पेयर आया है क्या? चलो मैं 10 पेयर बोल देता हूँ फिर हम लड़ाई करेंगे, ठीक है। कोई नहीं, टेक 2 मिनट्स मोर और इसे सॉल्व करो, ठीक है। मैं 1 मिनट पे वापस आ रहा हूँ। चलो ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन पे जाते हैं। देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन आंसर्स, तो हम देखते हैं। रितेश तो आंसर है, नहीं आया, ठीक है। चलो, अभी हम इस क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स इन दी ओरिजिनल ऑर्डर, है ना, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स की बात कर रहा है ये।
सबसे पहले बोलता है अ पर्सन ऑर्डर्ड 5 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन। तो ब्राउन का तो पता ही नहीं है और पूछ भी ब्राउन का ही रहा है, हम ब्राउन सॉक्स मान लेते हैं कि एक्स खरीदा था उसने। लेट द टोटल नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स बी एक्स। एक्स हो गया टोटल नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स। फिर क्या बोलता है कि द प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स वाज थ्राइस ऑफ अ ब्राउन सॉक्स। हम एक और काम करते हैं, हम ले लेते हैं कि प्राइस ऑफ ब्राउन सॉक्स इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैं इक्वल टू ही लिख देता हूँ, मैथ्स कर रहे हैं तो अच्छा लगता है, इंग्लिश तो कर नहीं रहे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स एक्स हो गए और प्राइस जो है ब्राउन सॉक्स का वो वाई है। ठीक है, ऑफ वन ब्राउन सॉक्स, एक ब्राउन सॉक्स का वाई है। तो बोलता है कि अब ये पूछ रहा है कि भाई बताओ कि क्या कैसा है, 100% चेंज हो गया है प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज है वो ये क्या करते हैं, 5 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स ऑर्डर करते हैं। तो 5 पेयर का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स। अगर एक ब्राउन सॉक्स का प्राइस वाई है तो एक ब्लैक सॉक्स का प्राइस कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ वाई, है ना। वही लिखा है ना कि थ्राइस एज मच एज ब्राउन सॉक्स। क्या रितेश समझ रहे हो, 3 गुना ज्यादा है। तो मैं इसको 3y लिख सकता हूँ, 5 इंटू 3y प्लस प्लस क्या बोलते हैं कि तुम्हारा ब्लैक, ये हो गए 5 है ब्लैक। अब ब्राउन सॉक्स का करते हैं, तो ब्राउन सॉक्स कितने एक्स और कितना प्राइस है वाई, एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये होना चाहिए उसका ओरिजिनल कॉस्ट। एक्स और वाई कैसे लिया, इसको x मल्टीप्लाइड बाय वाई कैसे किया, क्योंकि हमने ये लिया कि टोटल नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स इज x एंड द प्राइस ऑफ वन ब्राउन सॉक्स इज y। तो टोटल प्राइस ऑफ ब्राउन सॉक्स कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना, इसलिए x इंटू वाई। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये ओरिजिनल कॉस्ट आना चाहिए। लेकिन बिलिंग क्लर्क ने मिस्टेक किया। क्या मिस्टेक किया, उसने क्या किया कि नंबर तो 5 का सेम रखा लेकिन प्राइस जो है वो चेंज कर दिया, है ना, क्योंकि उसने नंबर चेंज कर दिया है। तो बेसिकली अच्छा चलो वैसे कर लेते हैं। इसने क्या किया कि नंबर चेंज कर दिया, यानी कि पहले ब्लैक टोटल कितने ब्लैक सॉक्स कितने थे, 5 पेयर थे, लेकिन इसने क्या कर दिया 5 पेयर ब्राउन सॉक्स कर दिया, उल्टा कर दिया ना। तो इसने 5 यार, तो इसने क्या किया कि 5 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ब्राउन सॉक्स। ठीक है, उसको लगा कि भाई 5 ब्लैक की जगह 5 ब्राउन है, तो उसने ऐसे कर दिया, प्लस ब्लैक सॉक्स कितने हैं एक्स, क्योंकि पहले ब्राउन थे बट इसने एक्सचेंज कर दिया है ना, एक्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ब्लैक का कितना है 3 टाइम्स, सॉरी बाई बाई, हाँ 3 टाइम्स बाई, सॉरी 3 टाइम्स, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अब कितना, अब ये जो आ जाएगा ये है तुम्हारा मिस्टेक, मिस्टेकन प्राइस, मिस्टेकन कॉस्ट। सही है, 5 है टोटल ब्राउन मल्टीप्लाइड बाय ब्लैक, सॉरी 5 है टोटल ब्राउन मल्टीप्लाइड बाय ब्राउन वाले का प्राइस, और एक्स जो है वो है टोटल नंबर ऑफ ब्लैक सॉक्स मल्टीप्लाइड बाय ब्लैक वाले का प्राइस उसने क्या, तो ये मिस्टेकन कॉस्ट है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो मिस्टेकन कॉस्ट है ये 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट है ना, यही बोल रहे हैं क्वेश्चन। 100% है ना, मिस्टेक विच इंक्रीज द बिल बाय 100%, तो 2 टाइम्स है, तो मिस्टेकन प्राइस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल प्राइस। ये सही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 5 3 15y, मैं पहले इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, 15y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है, इसमें अगर इसको हम पूरे को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें
ओरिजिनल प्राइस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज इक्वल टू मिस्टेकन प्राइस। मिस्टेकन प्राइस कितने हैं, सेकंड इक्वेशन को अब सॉल्व कर रहा हूँ, 5 मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल टू 5y, और 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई इक्वल टू 3xy। सही है, ठीक है। ठीक है, अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारा, इसको हम करते हैं 30y प्लस 2xy विच इज इक्वल टू 5y प्लस 3xy। ठीक है, इसके बाद फिर हम 5 को इस साइड लेके जाते हैं, 25y इज इक्वल टू xy। y और y कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 25। x क्या था हमारा, टोटल नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स। सही है, तो ये पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स, हमारी वैल्यू आ गई आंसर 25। स्वास्तिक समझ में आया कैसे 25 है, उससे गलत आ रहा था, बस वो पेपर पे पुट करो, उसको सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। अरे हो गया, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो सॉल्व। अरे अरे ठीक है, सॉरी सॉरी। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्वस्तिक का आंसर है 10 किलो। DAS 10 किलो आंसर। उसके बाद प्रथमेश, यश और आकांक्षा सबका आंसर 10 kg ही आया है। ठीक है, 30 seconds मोर एंड वी विल स्टार्ट विद सॉल्यूशन। ठीक है रितेश, आया आंसर? लॉजिक लगाओ और पेन से लिखो, आएगा आंसर। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इसका आंसर तुम करोगे, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो मैं एक हिंट दे देता हूँ, फैजान आंसर है? नहीं सर, नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लो, फिर दोबारा ट्राई कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। अब वेसल फुल ऑफ वाटर वेज 40 kg, इसका कहना है कि एक बर्तन उसमें पानी भरा हुआ है वो 40 किलो का है। इफ इट इज 1/3 फिल्ड इट्स वेट बिकम 20 kg। बोलता है कि अगर ये पूरा भरा रहेगा तो 40 किलो का रहेगा, लेकिन अगर 1/3 भरा है तो कितना है? 20 kg। फुल यानी 40 ना भाई। रितेश, अगर हम कभी भी दुकान में जाते हैं, ठीक है, हमें कोई सब्जी वब्जी लेनी होती है, तो वो वो जो है वो बास्केट रखता है। बास्केट रखता है तो बास्केट का भी वेट रहता है कि नहीं रहता है? उसके ऊपर सब्जी का वेट रहता है, करेक्ट। तो ये क्या बोल रहा है कि इसने बास्केट के साथ नापा तो 40 किलो आया। ये केवल पानी का वेट नहीं है, ये वेट है वेसल प्लस वाटर का 40 kg है पूरा भरने के बाद। अब बोलता है अगर ये 1/3 भरता है तो बस 20 kg का है, यानी कि इसमें अच्छा खासा वेट जो है ना वो वेसल का है, भारी वेसल है वो। ठीक है, व्हाट इज द वेट ऑफ द एम्प्टी वेसल, पूछ रहे कि अगर उसमें पानी होगा ही नहीं तो तो टोटल कितना वेट का होगा वेसल, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो तुम्हें एक सिंपल सा बात बताता हूँ, सुनो रितेश, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम वेसल के वेट को x मान लो और पानी के वेट को y मान लो। x + y 40 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन तुम खुद बनाओ और सॉल्व करके बताओ। ठीक है, इस तरीके से कर लो। ओके चलो करो, मैं आता हूँ 30 सेकंड। ठीक है ना? हाँ हाँ। ओके, शैल वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ठीक है, देखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहे हैं कि भाई, एक मिनट, ठीक है, 10 kg। लोकेश का भी आंसर 10 kg आया। देखो ये क्वेश्चन सिंपल सा बात बोलता है भाई, अ वेसल फुल ऑफ वाटर वेज 40 kg, यानी कि हम ले लेते हैं वेसल का वेट v है और वाटर का वेट w है। इन दोनों का वेट अगर हम ऐड करेंगे तो 40 kg आएगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, इफ इट इज 1/3 फिल्ड। ठीक है, यानी कि वेसल का वेट तो v रहेगा ही हमेशा, प्लस वाटर कितना है, 1/3 भरा हुआ है, यानी w/3 भरा हुआ है ना, वेट 1/3 है। देन इट्स वेट बिकम्स 20 kg विच इज इक्वल टू 20 kg। ये हमारा इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 को हम, और इसको हम इक्वेशन 2 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है। हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बोथ साइड हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम 3v प्लस w इक्वल टू 60 kg लिख सकते हैं क्या? बताओ रितेश, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पूरा। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि नीचे 3 था, मुझे अच्छा ही नहीं दिख रहा था यार, गंदा गंदा सा दिख रहा था।
अच्छा दिखने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इसके नीचे का 3 उड़ जाए। हो गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख लूंगा। अब मेरे को इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है। मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, यानी कि 3v प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 60 माइनस v माइनस डब्ल्यू इक्वल टू -40, है ना, क्योंकि मैं पूरा ही माइनस कर रहा हूँ तो सबके सब माइनस माइनस, जो जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट होते हैं और जो जो माइनस होता है वो प्लस में कन्वर्ट होते हैं। इसको क्या, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, 3v माइनस v इक्वल टू 2v हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2v इक्वल टू 20, यानी कि v इक्वल टू कितना आ गया 10 kg आंसर। इस तरीके से हमारा वेसल पे कॉस्ट आ जाएगा, और सॉरी वेसल का वेट आ जाएगा। लिख लो फटाफट, बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसको मैंने दोनों साइड ना 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3v हो गया ये, और 3w/3 से मल्टीप्लाई होगा तो w ही रह जाएगा, ठीक है, और ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 20 = 60। इस तरीके से मैंने दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे ये 3 हटाना था नीचे से इसलिए। डन, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, आकांक्षा का आंसर आया सर B29 होगा अगले का, हमने क्वेश्चन ही नहीं देखा, भी देख लेते पहले। चले नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जंपिंग वाला है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये भी, हाँ, क्योंकि ये देखा जाए तो हमने इसको किया था स्पीड टाइम में एक बार किया था, बट देखा जाए तो ये मोर ऑफ अ सिंप्लीफिकेशन टाइप का ही क्वेश्चन है। अब जिसमें भी डाल लो, वहां स्पीड टाइम में मैंने इसलिए डाला क्योंकि वहां पे डिस्टेंस दिया हुआ था, फ्रॉग जंप मार रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको स्पीड टाइम की कैटेगरी में डाल देते हैं, बट फिर ये सिंप्लीफिकेशन के भी कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम कर रहे थे, याद है क्या? 30 आ रहा है स्वास्तिक का आंसर, 30, इसका आंसर 29। करो करो, ले लो 2 मिनट, ले लो आराम से करो। फोर पॉइंट फाइव मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर में आ जाएगा। आज 27 है ना? हाँ, लास्ट क्लास कब रहेगी? हाँ यार, ये आई थिंक हमारा कितना है, 10th या 11th क्लास है आई थिंक, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, कब मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया कि कब तक रहेगी लास्ट क्लास। लेकिन हमारा 20 डेज का टारगेट था, एक दिन और ज्यादा से ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं, वो इंग्लिश वाला तुम जो बोल रहे हो डिस्कस करने, तो 2 घंटे नहीं भी लिए तो 1 घंटे कम से कम उसको थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। वो भी कर सकते हैं, हाँ, श्योर श्योर, तुम देख लेते हैं, नहीं होगा तो हम, क्योंकि पीपीटी वगैरह थोड़ा मैं बना करके एक बार तुम्हें सॉल्व बता दूंगा।
रह सकता है, इंग्लिश है। ठीक है ना, कोई नहीं, हम एक क्लास ले लेंगे इंग्लिश वाले पे लास्ट में, बिल्कुल ठीक है, एक क्लास ले लेंगे। हाँ हाँ, और उससे एक बेनिफिट ये भी होगा कि जो हमारा लास्ट क्लास होगा उसमें जो कुछ क्वेश्चन बचे होंगे तुम जाके सॉल्व कर रहे होगे, और अगले दिन उस पर डाउट रहेगा, मैं होऊंगा ही नहीं तो सॉल्व कैसे, उसका सोल्यूशन कैसे पता चलेगा। तो तुम उसके भी कोई डाउट्स पूछ सकते हो और फिर ये कर सकते हो। चलो कोई नहीं। 30 आंसर। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करें। ठीक है कोई नहीं। देखो, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बोलते हैं, अ फ्रॉग ट्राइज टू कम आउट ऑफ अ ड्राइड वेल विच इज 4.5 मीटर डीप। 4.5 मीटर डीप कुआं है, विथ स्लिपरी वॉल्स, उसके जो दीवार है कुएं के वो क्या है, स्लिपरी है। एवरी टाइम द फ्रॉग जम्प्स 30 सेंटीमीटर, ही स्लाइड्स डाउन बाय 15 सेंटीमीटर। यानी इफेक्टिव कितना ऊपर जा रहा है, इफेक्टिवली 15 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है ये, है ना, क्योंकि 30 सेंटीमीटर ऊपर जंप मार रहा है और 15 सेंटीमीटर नीचे फिसल रहा है। तो ये हर एक जंप पे एक तरह से 15-15 सेंटीमीटर ऊपर ऊपर जाएगा। टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ इसको टू 4.5 मीटर है ना। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाएगा, 450 सेंटीमीटर। टोटल 450 सेंटीमीटर है, वेल। लेकिन इसमें एक एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि भाई ये सारे जंप मारेगा तो इफेक्टिव 15 सेंटीमीटर है, लेकिन जो आखिरी जंप जब वो मारेगा ना, आखिरी जंप, तो वो नीचे स्लाइड नहीं करेगा, वो सीधा पहुंच चुका होगा टॉप पे। स्लाइड तो तभी कर रहा होगा ना जब तक के लिए बॉल है, वर्टिकल बॉल है, बट लास्ट जंप वो 30 सेंटीमीटर जब मारेगा तो ये तो बाहर निकल चुका होगा, तो वो स्लिप डाउन करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। तो लास्ट वाला जंप को ना हम सेव कर लेते हैं अपने पास, उसको 1 यहाँ पे रख लेते हैं अपने पास बचा करके साइड में, और उसमें वो कितना मारेगा, 30 सेंटीमीटर मारेगा। तो टोटल में से हम 30 माइनस कर लेते हैं। समझे मैंने क्या बोला, एक लास्ट वाला जंप हम बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आखिरी जंप में वो निकल ही जाएगा, और आखिरी जंप कितने सेंटीमीटर का होगा, 30 सेंटीमीटर। इससे मैं 30 सेंटीमीटर माइनस कर लिया और ये बचा 420 सेंटीमीटर। यानी कि अब ये 15-15 सेंटीमीटर इफेक्टिव जंप मार मार के 420 सेंटीमीटर तक जाना है इसको। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 420 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। 420 डिवाइडेड बाय 15 कितना आएगा, हाँ, 15 टू जा 30, 12, 120, 15 8 जा 120, 28 जंप्स हो गए। 28 जंप्स प्लस 1 जंप जो हमने लास्ट का रखा था, यानी कि कितने हो गए, 29 जंप्स। 29 जंप्स में ये पूरा का पूरा कर लेगा क्रॉस, ठीक है। हाँ, 30 माइनस जो किया वो लास्ट जंप का लेंथ है।
ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सर बट 29 jump frog is still on vertical surface at 435 सेंटीमीटर। कैसे? एक मिनट, स्वास्थ्य का कुछ डाउट आ रहा है। ये बोल रहा है कि सर वो 435 सेंटीमीटर पे 29 जंप पे ये है। अच्छा, ये बताओ स्वास्तिक, तुम्हें ये कैसे पता कि वो 29th जंप पे 435 सेंटीमीटर है? तुमने 29 मल्टीप्लाइड बाय 15 करके कर लिया तो 435 आया, बट ये गलत है ना, क्योंकि तुम ये अज्यूम कर रहे हो कि 15-15 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, बट ऐसा नहीं है। वो जब जब वो 420 सेंटीमीटर पहुंच चुका होगा ना, 15-15 सेंटीमीटर का जंप मार मार के 28 टाइम्स ऐसा उसने जंप मारा होगा, तो 420 सेंटीमीटर वो पहुंच चुका होगा। और जब वो 420 सेंटीमीटर पहुंच चुका होगा 28 जंप के बाद, तो अगला जो वो जंप मारेगा तो 435 पे थोड़े पहुंचेगा वो, 15 सेंटीमीटर थोड़े, अगला जंप पे तो सीधा 30 सेंटीमीटर मार देगा, तो इसलिए वो 29 पे ही खत्म हो जाएगा। हाँ, वो इसलिए स्लिप नहीं करेगा। हाँ, नहीं नहीं तो, हाँ तो वो जब पॉइंट पे जब आएगा ना 30 सेंटीमीटर पे, तो तुम्हें ये अज्यूम करना है वो बाहर निकल गया ना, 30 सेंटीमीटर बचा है। तुम अपने दिमाग में ना एकदम से ऐसा फोटो मत बनाओ भाई, कुआं जो होता है वो ऐसा होता है चौड़ा, ये वो ऐसे कुछ मत सोचो, बस इतना समझो कि वो जब तक पोल स्लिपरी है उसके बाद कुछ स्लिपरी नहीं नहीं है। और वो तुम्हें ये नहीं अज्यूम करना है कि सर वो 450 मीटर का अगर वेल है तो 450 सेंटीमीटर का वेल है तो 450.1 सेंटीमीटर मारेगा तब बाहर निकलेगा, 450.0.0000001 सेंटीमीटर मारेगा तभी बाहर निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो 30 सेंटीमीटर मारेगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से, इसीलिए स्लिपरी विपरी कुछ नहीं है। नहीं ना स्वस्तिक, कहाँ तुम जा रहे हो? तुम 435 तक गई ही क्यों? मैं कह रहा हूँ कि तुम 28 जंप्स तक को लो ना। तुम क्या कर रहे हो, देखो स्वस्तिक मैं बताता हूँ। तुम कर रहे हो कि सर 15 सेंटीमीटर का जंप है, और सर मैं 29 टाइम्स अगर ये 15 सेंटीमीटर का जंप मारता हूँ, तो सर इस तरीके से तो मैं कहाँ तक पहुंचा? 235, सॉरी 435। इस तरीके से सर मैं 435 सेंटीमीटर तक पहुंचा, और फिर सर लास्ट जंप तब मारूंगा मैं 30 सेंटीमीटर का, तो तभी तो बाहर निकलूंगा। बट ये चीज बहुत गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो तुमने 29th जंप लिया है ना 435, वो 29th जंप 435 होगा ही नहीं। वो एक्चुअली 15 सेंटीमीटर, अबे वो एक्चुअली 15 सेंटीमीटर के जंप 28 टाइम्स ही मारेगा। जब वो 28th जंप मार रहा होगा ना 15 सेंटीमीटर का, तो उसमें उसकी इफेक्टिव 15 सेंटीमीटर तक रहेगी, यानी कि 420 सेंटीमीटर तक तो रहेगी। लेकिन 29th जंप में तुमने जो +15 किया, वो +15 नहीं सीधा +30 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट जंप वो 30 मारेगा, तो सीधा 450 सेंटीमीटर वो पूरा अपना वेल पार कर चुका होगा और वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आया स्वस्तिक मैंने अभी क्या बोला? लेट्स डिस्कस लेटर, आई विल कम। यश बोल रहे सर डायग्राम से समझाओ, ठीक है। आ, चलो वैसे भी यश और स्वस्तिक मैं तुम दोनों से मिलना चाहता हूँ, तुम लोग क्लास में आओ फिर मैं बताऊंगा, ठीक है, डायग्राम से। अगर नहीं आए तो फिर चलो यार बताता हूँ, एक बार लास्ट देख लो डायग्राम से, अगर समझ में आ गया तो इट्स ओके, नहीं समझ में आया तो क्लास में आना, फिर दोनों को फिर समझाऊंगा, ठीक है। नहीं सर मुझे समझा है सर, डायग्राम से अच्छा अच्छा अच्छा, तुम बोल रहे हो कि सर स्वास्थ्य को डायग्राम से समझाओ, ओके ओके। ये वेल है, ये वेल जो है वो टोटल 450 सेंटीमीटर का है, ठीक है। एक फ्रॉग है जो कि एक जंप मारता है कितना, 30 सेंटीमीटर का, लेकिन ये 30 सेंटीमीटर जंप मार के 15 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से वो जंप मारता है 30 सेंटीमीटर का अगेन, और फिर यहाँ से वो 15 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है, फिर से वो जंप मारता है कितने का, 30 सेंटीमीटर का, और फिर वो क्या करता है 15 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है,
फिर से वो जंप मारता है 30 सेंटीमीटर का, यहाँ से फिर वो 30 सेंटीमीटर का जंप मारेगा, और जब मारेगा ना तो सीधा बाहर निकल जाएगा। ये उसके बाद 30 सेंटीमीटर, फिर वो नीचे स्लाइड वाइड नहीं करेगा, आखिरी का जो 30 सेंटीमीटर बचेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि लास्ट का, यानी कि लास्ट वाले जंप उसका 30 सेंटीमीटर का होगा, बाकी सारे जंप्स उसके 15-15 सेंटीमीटर के। तुम देखो, इफेक्टिव जंप उसके 15, ये लेते हैं इफेक्टिव जंप 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, इस टाइप से हो रहा है ना, तीनों 15-15-15 के हैं, ये भी 15 सेंटीमीटर, इस तरीके से हो रहा है। लेकिन जो लास्ट जंप है वो 30 सेंटीमीटर का है। क्यों? क्योंकि लास्ट जंप में वो बाहर निकल जा रहा है। समझे? ठीक है, ठीक है, चल स्वास्तिक ऑफलाइन आ जा, फिर समझाते हैं। वो बोल रहे सर ऑफलाइन ओनली। ठीक है चलो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसको करो, बाकी लोग को समझ में आया है? आ गया ना? ठीक है चलो। चलो, यश बोलता है कि सर आंसर बी होगा। अच्छा, यश भाई का आंसर आ गया है। आकांक्षा का भी आंसर सेम आया है, बी। ओके, 2 more minutes लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर हम सोल्यूशन पे आ जाएंगे। अच्छा, चलो ठीक है। तो हम लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। रक्षक का भी आंसर आ गया सेम। इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? अ बुक सेलर सोल्ड ए नंबर ऑफ ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक एट द रेट एक्स पर बुक। ये बोल रहा है कि एक्स है, ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी की किताब है उस पे एक्स रेट है लिखा हुआ, और उसने कितने नंबर ऑफ बुक बेचे हैं? ए नंबर ऑफ बुक्स बेचे हैं। यानी पहला इक्वेशन में अगर हम देखा जाए तो ये टोटल कितना पैसा बना लेते हैं ज्योग्राफी का किताब बेच के? टोटल मनी, या फिर टोटल सेल लिख देता हूँ, टोटल सेल इन रुपीज। ठीक है, इन रुपीज। रुपीज को भी मैं थोड़ा, अपने पास अभी इंडिया के रुपीज का सिंबल है तो वही यूज करेंगे ना। टोटल सेल इन रुपीज फॉर
जियोग्राफी कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई ए, x नंबर ऑफ मतलब x जो है वो प्राइस है एक किताब का और a टोटल नंबर ऑफ बुक्स है, तो x इंटू ए। ठीक है फैजान। उसके बाद फिर टोटल सेल इन रुपीज फॉर कौन सा किताब है यहाँ पे, अगला हिस्ट्री दिया है, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के कितने किताब है, x+2, और प्राइस कितना है a-2 मल्टीप्लाइड बाई a-2। ठीक है, हर एक किताब का रेट a-2 है। क्या फैजान, नहीं समझ में आया? ये लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक इज x+2 रुपीज, मतलब इतने रुपए का है। सॉरी सॉरी सॉरी, a+2 लिखा है ना, a-2 थोड़े लिखा है। हाँ, a+2 नंबर ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, a+2 जो है हिस्ट्री टेक्स्ट बुक का नंबर है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया विद उसका प्राइस। ठीक है, सही है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा हमारा, इसको हम पहले x से स्टार्ट करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं x इंटू a+2, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a+2। हाँ रितेश, सही है, विच इज इक्वल टू ए एक्स, या फिर x से ही लिख लेता हूँ क्योंकि मैं शुरू से x से ही लिख रहा हूँ ना, तो इसको x से लिखता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं XA प्लस 2x प्लस 2A प्लस 4 लिख सकता हूँ। तो इसके साथ अगर मैंने ये लिख लिया है तो इसे ऐसे ही लिख करके मैं छोड़ देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, फिलहाल के लिए। फिर अगला हमारा टोटल सेल ऑफ व्हाट बोल रहा है, तो ये हमारा आ गया भैया इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा कौन सा टेक्स्ट बुक बोल रहे हैं, तीसरा बोल रहा है तुम्हारा मैथ्स का टेक्स्ट बुक है ना, मैथ्स। मैथ्स का क्या बोलता है, मैथ्स का बोलता है कि कितने टेक्स्ट बुक हैं टोटल, a-2 और x-2 रुपीज, यानी कि x-2 रुपीज कितने टेक्स्ट बुक के हैं, a-2। सही है, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स ए, सेम, सॉरी, चलो मैं वापस से एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ये बहुत तुम्हें एक बार दिमाग में प्रोसेस समझ में आ गया तो तुम खुद से भी कर लोगे। ठीक है, तो x इंटू ए इज, नहीं मैं वैसे ही करवाऊंगा ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमें इस वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे बीच में माइनस है तो फिर -2 से इसको मल्टीप्लाई करना है और -2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो करो, x मल्टीप्लाइड बाई ए इक्वल टू एक्स ए, ठीक है, माइनस x मल्टीप्लाइड बाई -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2x। सही है, ठीक है, फिर अगला माइनस, -2 मल्टीप्लाइड बाई ए इक्वल टू -2a, ठीक है, और -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 कितना होता है, +4, +4। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या बोल रहे हैं कि टोटल सेल, टोटल सेल का मतलब इसको चाहिए इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 का वैल्यू क्या आता है ये। तो इक्वेशन 1 कितना है, एक्स ए प्लस क्या है ये, मैं अलग अलग कलर से लिखता हूँ। ठीक है, अगले वाले इक्वेशन में क्या है, एक्स ए प्लस 2x प्लस 2a प्लस 4। अभी मैं फिर दूसरे कलर से लिखता हूँ, अगला रेड से लिख लेते हैं, प्लस कितना है हमारा, एक्स ए -2a माइनस, सॉरी 2x है, ठीक है, तो ये मैं 2x कर देता हूँ, 2x माइनस 2a प्लस 4। इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम इसमें ये जो 2x है, ये जो 2x है इसको कट कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये जो 2a है, ये जो 2a इसको कट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब बचा कितना, x से और x से कितने बचे हैं, ऐसे x से 3 बचे हैं, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा, क्या, 3x से प्लस, और क्या बचा मेरे पास, 4 बचा है, 4 + 4 8, 3x से प्लस 8, ये आंसर आ गया हमारा। ए एक्स और एक्स ए एक ही चीज है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। कोई शक है, कोई डाउट नहीं है?
ठीक है, गुड। कल भी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आराम से समझो, ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल रहते हैं। इनके जो वर्ड्स, केवल जो क्वेश्चन दिया है उसे समझने भर की देरी होती है, उसके अलावा फिर बस उसे सॉल्व करना होता है और कुछ भी नहीं, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। बस वर्ड्स को तुम्हें नंबर्स में लिखना आना चाहिए, उसके लिए ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ऐसा कर लिया तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सिंप्लीफिकेशन सिंपल टॉपिक है, इसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। ऑनलाइन किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? हाँ, कॉमन टू नहीं निकाला है मैंने, कॉमन वॉमन नहीं निकाला है। मैंने क्या किया है, हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने वही किया, पहले x से a+2 को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से a+2 को मल्टीप्लाई किया। तुम इस पूरे प्रोसेस को डिलीट करके डायरेक्ट ये भी दे सकते हो, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा ना, ये चीज को एलिमिनेट कर दिया। ये मैंने लिखा बस समझाने के लिए कि भाई किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। ठीक, ऐसा होता है, कारण क्या है कि हम लोग ने मैथ्स पढ़े हुए टाइम हो गया अभी, हाँ इसीलिए हम थोड़ा भूल जाते हैं। सर सिंप्लीफिकेशन से कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? देखो रक्षका, क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही, 4 भी आ सकते हैं, और अगर सिंप्लीफिकेशन की किस्मत खराब रही, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक की किस्मत खराब रही, तो 2 क्वेश्चन तो पक्का ही आएंगे, ठीक है, ऐसा है। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन तुम्हारे 100% है कि आने ही है, ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस। अगर ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, और मैथ्स के तुम्हें टोटल, हाँ मैथ्स के टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन इसके हैं, यानी कि अराउंड तुम्हारा जो है वो 10% से थोड़ा कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। और तुम्हें पास होने के लिए कितना चाहिए? 33% चाहिए, 36 मार्क्स चाहिए ना, 33% पास होने के लिए चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका वेटेज अच्छा खासा है, कि अगर तुमने क्वेश्चन को कर लिया तो तुम पासिंग के बहुत करीब पहुंच जाते हो, ठीक है। तो वही 15% के आसपास इसका वेटेज है। ओके रक्षका, ठीक है, फाइन लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स मीट टुमारो। आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। हाँ, ऐसी बात हाँ, इसके बाद नहीं, इसके बाद हमारा नंबर सिस्टम, हाँ, सिंप्लीफिकेशन खत्म होगा तो बेसिक वैसी है कि मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिस्टम है, हाँ अच्छे रहते हैं इसीलिए मैंने उसको ना सैटरडे को और मंडे को रखा है, क्योंकि सैटरडे और मंडे को मेरा ऑफिस है, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा फ्री सा रहूंगा, तो मैं चाहूँ तो मैं क्लास एक्सटेंड कर सकता हूँ, कोई 2 घंटे के लिए आधे घंटे और एक्सटेंड हो, तुम्हारे डाउट, इसलिए मैंने सिंप्लीफिकेशन पहले ले लिया और मैं बेसिक सिंप्लिसिटी बाद में लेगा। इसके ज्यादा क्वेश्चन, इसके यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन, बेसिक सिंप्लिसिटी, ये सारे टॉपिक्स को अगर तुम टारगेट करोगे ज्यादा आसान है। तुम्हारी ऑपोजिट रिसर्च कर रहा हूं, आपकी क्लास में क्लास करता हूं, आपकी क्लास में ये 20 दिन पढ़ लिया और 10 दिन पढ़ने से बहुत 10 दिन पढ़ होगा तो सीधा टारगेट पे आता है, तो पहले लेके आने पड़ेगा।